हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर जय परक्रम। चैप्टर का नाम है आपका जय परक्रम। जैसे कि आप देख रहे हैं जय परक्रम लाइफ प्रोसेस, ये आपका एनसीईआरटी का पहला बुक है। एनसीईआरटी में श्वसन, पोषण, उत्सर्जन सारा चीज़ को इसी मिला दिया, ठीक है। तो इसका लेक्चर वाला वीडियो जो है हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन सा ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देर ना करते हुए। जिनको अच्छा लगे वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, क्या होता है? बड़ा होता है, लंबा होता है, छोटा होता है। सबसे पहले जानिए कि शाकाहारी जीव किसे कहते हैं। वैसा जीव जो पेड़ पौधा के उत्पाद को खाता है, पेड़ पौधा के उत्पाद को खाता है, उसे हम बोलते हैं शाकाहारी जीव। पेड़ पौधा के उत्पाद को खाता है उसे हम क्या बोलते हैं? शाकाहारी जीव। हेलो, हाँ बोलो। हाँ ठीक, बात करते हैं। पेड़ पौधा के उत्पाद को खाते हैं, यानी हम बोल सकते हैं पेड़ पौधा से जो भी चीज उत्पन्न होता है उसे हम खाते हैं। तो आपको पता है पेड़ पौधा का जो कोशिका भित्ति है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का। पेड़ पौधा में पता है कोशिका भित्ति होती है जो किसका बना होता है? सेलुलोज का। अभी जब सेलुलोज का बना हुआ है तो इसका पाचन करने में समय लगता है, और जब पाचन करने में समय लगेगा तो इसका छोटी आंत बड़ा रहेगा, नहीं लंबा रहेगा। और मांसाहारी जीव को छोटी आंत छोटा होता है, मांसाहारी जीव का छोटी आंत छोटा होता है। तो यहाँ छोटी नहीं होगा, अधिक लंबी होगा। क्या होगा? अधिक लंबी, ठीक है। तो शाकाहारी जीव का छोटी आंत क्या होता है? अधिक लंबा होता है, याद रहेगा। अब अगला क्वेश्चन, मांसाहारी जीव का छोटी आंत छोटा होता है। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइएगा। छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन पचा हुआ क्या कहलाता है? काइम, चाइल, काइलो, माइक्रोन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? काइम। क्या कहलाता है? काइम। क्या कहलाता है? काइम, ठीक है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन, अमाशय में जो पूर्ण रूप से भोजन अति होता है अमाशय, और छोटी आंत में जाता है उसे हम काइम कहते हैं। और आपका जो छोटी आंत में जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चाइल। क्या कहते हैं? चाइल। अगला क्वेश्चन, मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? स्थानांतरण, विसरण, प्रासरण, ए और बी दोनों। तो कौन होगा? प्रासरण विधि। कौन सा विधि? प्रासरण विधि द्वारा जो मूल रोम होता है वो जल का अवशोषण करते हैं। क्वेश्चन और पूछेगा, आहार नाल के किस भाग में जल का अवशोषण होता है? तो बड़ी आंत में। कहाँ होता है? बड़ी आंत में। आहार नाल के अब पूछेगा कि भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता है? तो बड़ी आंत और ग्रास नली। बड़ी आंत और ग्रास नली। कहता है मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रास नली, ग्रासनी, गहनी, अग्नाशय। ग्रासनीली, गहनी और तो ग्रासनी क्या कहलाता है? ग्रासनी। मुगुहा का जो पिछला भाग है वो ग्रासनी। अब मुगुहा से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आहार नाल का पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है? तो मुगुहा से। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है? मुगुहा से, याद रहेगा। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा कि पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होता है? मुगुहा से। और एक बात और आप बता सकते हैं कि मुख गुहा में क्या क्या होता है? तो 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है। क्वेश्चन पूछेगा मुख गुहा में कितना जोड़ा लार ग्रंथि होता है? 3 जोड़ा। आपसे पूछेगा मुख गुहा में कितना दांत होता है? 32 दांत। बोलेगा बैक्स दांत कितना है? 32। दूध वाला दांत पूछेगा 22, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, क्षुद्रांत मतलब होता है बड़ी आंत, ठीक है, स्थित रंसाकूर का क्या कार्य होता है? तो अवशोषण का अवरुद्ध करना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा, अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाएगा जिससे अवशोषण करने में क्या होगा? आसानी होगा। 1 जूल में कितना कैलोरी होती है? 1 जूल में कितना कैलोरी होती है? तो कहता है 0.23। सबसे पहले जानिए कि ऊर्जा का SI मात्रक पूछे तो होता है जूल।
ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछे तो जूल, लेकिन ऊर्जा का सीजीएस मात्रक पूछे तो ऊर्जा का सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। और हम लोग जो भोजन करते हैं वो कौची मापते हैं? कैलोरी में। कौची में? कैलोरी में। एक चीज और जान लीजिए, कार्य का भी मात्रक जूल होता है। कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है 1 जूल में कितना कैलोरी होती है? 0.23, 0.19, 0.21, 0.25। तो आंसर होगा 0.23 कैलोरी। 0.23 कैलोरी, याद रखिएगा। अगला, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है और पूर्ण हरित, CO2, जल, सौर ऊर्जा। क्या होगा? तो आपको पता है कि जो होता है जल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल। जो अप्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है वो कौन है? जल। कौन है? जल, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड का हटाना, कार्बन डाइऑक्साइड का हटाना क्या कहलाता है? स्वच्छवात, अंतश्वसन, निश्वसन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अंतश्वसन कहलाता है। देखिए, अंतश्वसन का मतलब हुआ कि ऐसा श्वसन जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, उसे बोलते हैं अंतःश्वसन। और निश्वसन का मतलब निकालना, यानी ऐसा श्वसन जिसमें शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन अंदर जाएगा, उसे बोलेंगे निश्वसन। हृदय में रक्त प्रवाह होता है, हृदय में रक्त प्रवाह होता है बायां अलिंद से बायां निलय में, दायां अलिंद से दायां निलय में, दायां अलिंद से बायां निलय में, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी डी ऑप्शन। बायां अलिंद से बायां निलय में और दायां अलिंद से दायां निलय में, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछता है कि हृदय में कितना कोष्ठक होता है? तो हृदय में कोष्ठक पूछे, कोष्ठक कितना होता है? तो 4। या आपसे पूछे हृदय में कितना बेसम होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4, याद रखिएगा। ठीक है, हृदय में कितना बेसम होता है? 4। अगला क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं पक्षघात, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। तो हाइपर मतलब क्या होता है? ऊंचा, हाइपर, हाइपर, तो हो जाएगा हाइपरटेंशन। और निम्न का बोलेगा तो हाइपोटेंशन, याद रखिएगा। अगला, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? मतलब सबको दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा। तो आप लोग को पता है ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन सबसे ले नहीं सकता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, रक्त पेटिकाणु, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। अब यहाँ जान लेंगे कि श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन, याद रखिएगा। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल 120 दिन, 120 दिन। और लाल रक्त कोशिका बोलेगा क्वेश्चन कि खून लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इनीमिया। कौन सा रोग होता है? इनीमिया। हीमोग्लोबिन के रोग कमी से कौन सा रोग होता है? इनीमिया। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि रक्त में या हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयरन। कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन। यानी रक्त का कमी होगा तो आयरन का भी कमी होगा, तो आयरन का कमी से ही पूछेगा क्या कौन सा रोग होता है? तो इनीमिया, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि लाल रक्त का जीवन काल कितना दिन? तो 120 दिन। दूसरा क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिका लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इनीमिया। या तो आपसे पूछेगा आयरन की, अब बोलेगा क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयरन। और आयरन का कमी से कौन सा रोग होता है? इनीमिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आई रक्त पट्टिकाणु क्या करता है? रक्त पट्टिकाणु को बोलते हैं हिंदी में प्लेटलेस। क्या बोलते हैं? प्लेटलेस। ये क्या करता है? थक्का जमाने में मदद करता है, रक्त को जो थक्का जमता है। अगला, दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है मेढक में, मछली में, पक्षी में,
मनुष्य में। बताइए किस में नहीं पाया जाता है? तो आपका मछली में। मछली में जो है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। एक और क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाएगा? तो कॉकरोच। किस में पाया जाएगा? कॉकरोच। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज का पुनः अवशोषण कहाँ होता है? ग्लूकोज का पुनः अवशोषण कहाँ होता है, मतलब पूरा रूप से? कहता है पीसीटी में, डीसीटी में, हेनले रूप में, इनमें से सभी। इनमें से सभी। तो किस में होता है? पीसीटी में। किस में होता है? पीसीटी में। अगला क्वेश्चन कहता है यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो करती है किससे करती है? यकृत से। जो यूरिया है जो रक्त में कहाँ से? यकृत से। यकृत यह हमारा शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। पूछेगा मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत। यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? लीवर। ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रंथि हमारा शरीर का है। एक क्वेश्चन और पूछेगा इसका वजन कितना होता है? तो 1.5 kg। 1.5 kg। एक क्वेश्चन आप पूछेगा कि यकृत में किसका निर्माण होता है? तो पीत का। किसका निर्माण होता है? पीत का। इसको स्टोर कौन करता है? पित्ताशय। कौन स्टोर करता है? पित्ताशय। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? कहने का अर्थ हुआ कि हमारे शरीर में श्वसन हुआ, पाचन हुआ, पोषण हुआ। अब ये सब क्रिया के फलस्वरूप जो हमारा शरीर में हानिकारक पदार्थ बना उसको निकालने की क्रिया को क्या कहेंगे? तो उसको निकालने की क्रिया बोले तो बोलेंगे उत्सर्जन, लेकिन अंग बोले तो उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ क्या बोला है? तंत्र को क्या कहते हैं? तो ये बताएं। जब तंत्र बोले तो कुछ बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। एक क्वेश्चन आप पूछे कि मानव के शरीर के सबसे मुख्य उत्सर्जन तंत्र कौन है? तो हम बोल सकते हैं वृक्क। कौन है? वृक्क। बोलेगा उत्सर्जन तंत्र कौन है? वृक्क। वृक्क को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। और प्रत्येक मनुष्य के पास कितना किडनी होता है? 2। कितना किडनी होता है? ठीक है, कितना किडनी होता है? 2। ठीक है, कितना किडनी होता है? 2। याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां समझिए वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? वृक्क। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आपसे पूछेगा तो क्या बोलिएगा? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। याद रखिएगा। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है पहला, उत्सर्जन तंत्र कौन होता है मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन तंत्र? तो वृक्क। वृक्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी। प्रत्येक मनुष्य के पास कितना होता है? 2। और संरचनात्मक, वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? अवशोषण से, निष्कासन से, प्रासरण से, विसरण से। तो किसके द्वारा करता है? विसरण। यहाँ पर आपसे पूछे प्रोटोजोआ या पूछे अमीबा या पूछे पैरामीशियम। पैरामीशियम। तो ये सब जो अपना जो निष्कासन की क्रिया है वो किससे करता है? तो विसरण से करता है। याद रखिएगा। ठीक है, किससे करता है? विसरण से। अगला क्वेश्चन, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? रेजिन, टेनिन, लेक्टस। डी नहीं दिया हुआ है, तो कौन करता है? अगर देख लेते हैं डी होगा तो बबूल के पौधे से रेजिन, टेनिन, लेक्टस, और डी आपका नहीं आंसर दिया हुआ है क्या? तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। सबसे पहले जानेंगे परजीवी पौधा किसे कहते हैं या परजीवी किसे कहते हैं। ऐसा जीव जो अपना ऐसा जीव या बोलेंगे परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव किसी जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, परजीवी कहलाता है। जैसे ढिल्ला हो गया। लेकिन पौधा पूछा है तो पौधा हम आपको बताए थे गोबर छत्ता, बायोफिल्म, अमरबेल। तो कौन हो जाएगा आंसर? आपका अमरबेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरबेल। क्या हो जाएगा? अमरबेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में नासिका छिद्र और लैरिंक्स
ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? कह रहा है मनुष्य के नसिक छिद्र, देखिए नाक का छिद्र हो गया, आई हो गया यहाँ लैरिंग्स, क्या हो गया? लैरिंग्स, और ट्रैकिया, ये सब जो मिलकर है क्या बनाता है? फेफड़ा तक। तो ये आपको पता है श्वसन तंत्र बनाता है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, श्वसन तंत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा राइट आपका? जनन श्वसन तंत्र। क्या हो जाएगा? श्वसन तंत्र, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आप पूछेगा श्वसन तंत्र के मुख्य श्वसन अंग को क्या कहते हैं? मानव के मुख्य श्वसन अंग को तो फेफड़ा, लेकिन आपसे यही पूछ दे मछली के मुख्य श्वसन अंग को क्या कहते हैं? तो गिल्स। क्या कहते हैं? गिल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं गलफड़ा। क्या बोलते हैं? गलफड़ा। ठीक है, यही आपसे पूछे कि बताइए कीट पतंग को क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ट्रेकिया। क्या कहते हैं? ट्रेकिया, याद रखिएगा, ट्रेकिया। तो आपसे यहाँ से तीनों ऑब्जेक्टिव बता दिए। पहला आपसे पूछे मानव के श्वसन अंग को फेफड़ा बोलते हैं, और मछली के मुख्य श्वसन अंग को गिल्स या गलफड़ा बोलते हैं, और कीट पतंग के श्वसन अंग को ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, पौधे के वायवीय भागों में जल के स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। मतलब जल को स्टोमाटा यानी रंध्र, स्टोमाटा को हिंदी बोलते हैं रंध्र, रंध्र से निकलना क्या कहलाता है? तो प्रासरण, वाष्प उत्सर्जन, विसरण। तो देखिए जब आपका स्टोमाटा के द्वारा जल का निष्कासन होता है तो उसे हम बोलते हैं वाष्पो उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पो उत्सर्जन, याद रखिएगा। ठीक है, ये पौधा का कौन सा भाग में होता है? वायवीय भागों में। कभी कभी पूछता है कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया पौधे के किस भाग में होता है? तो वायवीय भाग में, याद रखना। अगला क्वेश्चन, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4। कितना होता है? तो आपका 3 होता है। कितना होता है? 3। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखिए वायवीय श्वसन में कितना एपी का कितना? देखिए श्वसन 2 प्रकार के होता है, एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। यहाँ से पढ़ा देते हैं आप, क्योंकि एग्जाम में पूछता है वायवीय श्वसन और अवायवीय। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन जो पूरा होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन आपका होता है कोशिका द्रव में। वायवीय श्वसन में 38 एटीपी का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी का निर्माण होता है, 2 एटीपी का निर्माण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा बनता है, अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा बनता है। अगला, कोशिका का ईंधन, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो प्रोटीन है, ग्लूकोज है, वसा है, इनमें से कोई नहीं। देखिए कोशिका को जो ईंधन चाहिए वो ग्लूकोज के रूप में चाहिए। कौची के रूप में? ग्लूकोज के रूप में। तो कोशिका का ईंधन कौन होगा? ग्लूकोज होगा। कौन होगा? ग्लूकोज होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? रक्त के थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है रक्त विषाणु, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, इनमें से कोई नहीं। आपको कुछ देर पहले बताए थे रक्त विमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। तो इसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? रक्त विमाणु। कौन है? रक्त विमाणु, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ व्यक्ति को सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। सिस्टोलिक होता है, एक होता है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो होगा 140 तो पहले नहीं जान लीजिए, ये जब भी होगा तो एक होगा सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसका जो मेन होता है मात्रक 80/120। जो आप बीपी पाने के लिए जाते हैं, अगर आप स्वस्थ मनुष्य हैं तो आपका रक्तचाप हाइयर जो होना चाहिए, जो कम वाला होना चाहिए वो 80 होना चाहिए, और जो अधिक होना चाहिए 120 होना चाहिए। तो इसमें क्या बोला है? सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक मतलब क्या होता है? ज़्यादा। सिस्टोलिक मतलब ज़्यादा, तो 120 होगा। कितना होगा? 120। यहाँ पर बोल देता है डायस्टोलिक। डाय मतलब कोई चीज़ कम, डायस्टोलिक बोलता तो कितना होता? 80। कितना होता? 80। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, समझ गए? अगला समझते हैं, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार घटक है, मतलब ऑक्सीजन को जो पूरा बॉडी में घुमाता है वो कौन है? तो पता है ना आपको कि ऑक्सीजन जो है
आपको रेड ब्लड सेल्स के द्वारा घूरता है। किसके द्वारा? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी रक्त पट्टिकाणु, डब्ल्यूबीसी, इनमें से सभी। तो आपको पता है कि आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है वो पूरे शरीर में रक्त को क्या करता है? परिवहन, पूरे शरीर में परिवहन। एक चीज़ और बोला जाता है, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को, देखो हीमोग्लोबिन का हम वाइफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको तो हमेशा ही घूमेबे करेगा, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन इसको नहीं मिलता है और वहाँ पर गलती से भी दिख गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो तुरंत ही कार्बन मोनोऑक्साइड से भाग जाता है। यानी ई इसका हो गया गर्लफ्रेंड। क्या हो गया? गर्लफ्रेंड। इसीलिए आप लोग जानते होंगे कभी कभी जो है कमरा में आदमी सोता है और धीरे धीरे वहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन, जैसे पूरा बंद कमरा रहेगा और वहाँ पर बोरसी लेके सुत रहे हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है वो आपको ऑक्सीजन को धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल देगा, और जिससे आप सुतिएगा और कुछ समय के बाद आपका शरीर में क्या जाने लगेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसी कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो आपका दम घुटकर मृत्यु हो जाएगा। अभी ऐसा केस ठंडा के समय में आप लोग को देखने को भी मिला होगा। अगला, कामरूप परिसेशिका किसका हिस्सा है? कामरूप परिसेशिका किसका रूप है? आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, वायकीय तंत्र का, प्रजनन तंत्र का। तो ये देखिए कामरूप जो है ये किसका है बाबू? आहार नाल का है। किसका है? आहार नाल का। अगला, प्रकाश की ओर परोहर की गति कहता है। प्रकाश की ओर आप पढ़े होंगे, प्रकाश अनुवर्तन है ना, तो प्रकाश अनुवर्तन पढ़े, गुरुत्वानुवर्तन पढ़े, जड़ अनुवर्तन पढ़े। तेरा हम कह रहा है प्रकाश की ओर गलत। देखिए जब कोई धरती की ओर गति करेगा तो उसे बोलेंगे गुरुत्वानुवर्तन, और जब कोई पेड़ पौधा जल की ओर गति करता है जलानुवर्तन, और जब कोई पेड़ पौधा में रासायनिक गति हो, जैसे वर्तिका को, जैसे प्राग कोष तक पहुंचना, वर्तिका से वर्तिका तक पहुंचना, तो ये हो गया रासायनिक अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश की ओर गति करना प्रकाश अनुवर्तन, जल की ओर गति करना जलानुवर्तन। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला है CFC, DDT, NADP, ATP। क्या करता है? तो बताइए आपको DDT क्या करता है? DDT। अगला, रंध्र का मुख्य कार्य है, रंध्र का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण, गैसों का विनिमय और वाष्प उत्सर्जन, पोषण, भोजन का परिवहन। तो प्रकाश रंध्र का क्या काम है? रंध्र का कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान करना। समझ गए ना? रंध्र एक पढ़े होंगे आप लोग, खुला रंध्र और बंद रंध्र। जब लेक्चर देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ को क्या कहते हैं? टैनिन, रेजिन, गोंद, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कहता है कूटपाद किसमें पाया जाता है? आपको बताया है कूटपाद बोलेगा तो किसमें? अमीबा में। अमीबा में किसमें पाया जाता है? अमीबा में। ये क्या करता है? भोजन को पकड़ने में मदद करता है, भोजन को पकड़ने में मदद करता है, पकड़ने में मदद करता है, भोजन को पकड़ने में मदद करता है। दूसरा, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता, इसका वजह भी कौन है? कूटपाद। कौन है? कूटपाद। अमीबा के आकार को बर्बाद करने वाला कौन है? कूटपाद है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन दोनों। तो आपको याद रहे जब सूर्य भगवान रहेगा तब, तो यानी सूर्य भगवान कब रहता है? दिन में, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल, देखिए एक चीज और यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण का अंगक कहा गया है। क्या कहा गया? अंगक। लेकिन आपसे पूछेगा पत्ती, तो पत्ती को प्रकाश संश्लेषण का अंग कहा गया है। क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण अंगक किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल के। क्वेश्चन आएगा प्रकाश संश्लेषण का अंग किसे कहते हैं? तो पत्ती को। किसे कहते हैं? पत्ती को, पत्ती नहीं, पत्ती को। किसे कहते हैं? पत्ती को। ठीक है, तो कहता है क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। पेड़ पौधा के पत्तियां हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। एक क्वेश्चन पूछता है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से, कुछ देर पहले पढ़ाए थे कि कौन सा रोग होता है? टीबी, एनीमिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। तो आपको बताए थे एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। ठीक है, मधुमेह, इंसुलिन के कमी से। कौन सा कमी से? इंसुलिन या
हम बोल सकते हैं चीनी की कमी से। इस बीमारी को डायबिटीज बोलते हैं, शुगर ही बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, तो कहता है कवक में पोषण कौन सी विधि से है। कवक में पोषण कौन सा विधि से होता है, तो कहता है स्वापोषी, मृतजीवी, समभोजी। सबसे पहले जानिए स्वापोषी। पोषण का वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, किसी की न किसी रूप से किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं, स्वापोषी। इसमें जितना हरे पेड़ पौधे हैं वो आएंगे। मृतजीवी पोषण, पोषण का वह विधि जिसमें जीव किसी जीव के मृत शरीर से कार्बनिक रूप से भोजन प्राप्त करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मृतजीवी। क्या बोलते हैं, मृतजीवी। तो ये हो जाएगा कवक जो है मृतजीवी है। देखते हैं कहीं कुछ मर जाता है तो उसमें खवखवा के पिल्लू लग जाता है, तो उसी कवक, कवक मृतजीवी पोषण है। ऑक्जिन क्या है, तो देखिए पेड़ पौधा के 5 हार्मोन है, आप जान लीजिए। पहला है ऑक्जिन, दूसरा जिब्रेलिन, और तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा एबिसिस, और पांचवा एथिलीन। क्या है, एथिलीन। पेड़ पौधा को जो आपको शीर्ष वाला भाग बढ़ाता है उसे बोलते हैं जिब्रेलिन, और पेड़ पौधा को जो मोटाई को बढ़ाता है उसे हम बोलते हैं जिब्रेलिन्स, और पेड़ पौधा में जो हरा भरा रखता है उसे बोलते हैं साइटोकाइनिन, और पेड़ पौधा को जो मुरझाने का काम करता है उसे बोलते हैं एबिसिसिक अम्ल, और पेड़ पौधा के फलों को जो पकाने का काम करता है वो है एथिलीन। क्या, एथिलीन। तेरा हम बोल रहे हैं ऑक्जिन क्या है, बसा तो नहीं है, एंजाइम भी नहीं है, हार्मोन है। एक बोले कौन हार्मोन, तो पादप हार्मोन। कौन हार्मोन, पादप हार्मोन, याद रखिएगा। मनुष्य में वृक्क के संबंधित है, कुछ देर पहले बताए थे आपसे, बोले कि श्वसन से संबंधित कौन है, तो फेफड़ा। कौन है, फेफड़ा, या हट बोल सकते हैं, ठीक है, सॉरी फेफड़ा होगा खाली, हट नहीं होगा। अब उत्सर्जन से संबंधित है वृक्क। कौन संबंधित है, वृक्क। और परिवहन से संबंधित कौन है, तो आपको धमनी और शिरा होगा, धमनी और, तो इसका कारण मनुष्य में वृक्क के संबंधित है उत्सर्जन से। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वापोषी पोषण किसमें होता है, तो पेड़ पौधा। पेड़ पौधा का भोजन बनाने के क्या क्या जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश, तो इनमें से सभी। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, लाल रक्त कण से, ग्लूकोज से, श्वेत रक्त कण से। तो किससे निकलता है, जल से। किससे निकलता है, जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है, अभी बताए थे कुछ देर पहले, तो क्लोरोफिल में, CO2 में, वर्निक लवक में, डिक्टोरियोजोम में। तो किसमें, क्लोरोफिल में। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार, 60 बार, 90 बार, 80 बार। तो नॉर्मल जो है वो आपका 72 बार धड़कता है। कितना बार, 72 बार। अगला क्वेश्चन, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है नीचे की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर। कहता है ऊपर की ओर, इनमें से कोई नहीं, जान लीजिए। एक यहाँ पर देखिए पौधा का 2 ऊतक है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। एक क्या है, फ्लोएम। तो देखिए पेड़ पौधा का जो मृत ऊतक, ये दोनों में अंतर पूछता है जाइलम और फ्लोएम में। तो पेड़ पौधा का मृत ऊतक है जाइलम, जबकि पेड़ पौधा का जीवित ऊतक है फ्लोएम। पेड़ पौधा में जो जल का संवहन करेगा, यानी क्या करेगा, ये जैसे पेड़ है, तो ये पेड़ है बउआ, ये पेड़ है, तो ये पेड़ का जड़ नीचे है ना, तो नीचे से जल लेगा, यानी कि पृथ्वी से जल लेगा। अब जल लेकर क्या करेगा, ऊपर की ओर, यानी क्या करेगा, नीचे से ऊपर की ओर। जाइलम जो है जल का संवहन किधर करता है, नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन फ्लोएम जो है भोजन का संवहन ऊपर नीचे दोनों की ओर करता है, ऊपर नीचे दोनों की ओर करता है। तो याद रखिएगा कि बताइए पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण किधर होता है, तो नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, यानी नीचे की ओर, सॉरी ऊपर एवं नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर होगा। क्या होगा, ऊपर की ओर। अगला कहता है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क, अग्नाशय। प्रमुख उत्सर्जी अंग अभी बताए थे आपको, कौन है, वृक्क, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, किडनी। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, नेफ्रॉन। अगला, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है,
स्पर्शक के द्वारा, जीभ के द्वारा, कुटपाद, इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताए थे अमीबा जिससे अपना भोजन पकड़ता है उसे कुटपाद कहते हैं। अमीबा को आकार निश्चित नहीं होता, इसका वजह भी कौन है? कुटपाद है। कौन है? कुटपाद है। तो आंसर हो जाएगा कुटपाद। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए परजीवी बोला मलेरिया, तो कौन होगा? प्लाज्मोडियम। कौन होगा आंसर? प्लाज्मोडियम, ए होगा। कौन होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? कहता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का वसा का पूर्ण पाचन। तो ये बताइए कहाँ होता है? अमाशय में, यकृत में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो देखिए ये आपका होता है छोटी आंत में। किस में होता है? छोटी आंत में। जान लीजिए वसा का ही पाचन, प्रोटीन का ही पाचन और आपका कौची है? कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कुछ देर पहले बताए थे। जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा उसका ब्लड लाल नहीं होगा, उसका ब्लड लाल नहीं होगा। तो बताइए किसमें पाया जाएगा? देखिए मनुष्य का ब्लड लाल होता है, घोड़ा का ही ब्लड लाल होता है, स्त्री का भी होता है, किसका नहीं होता है? कॉकरोच का। जब कॉकरोच पर चढ़िएगा, तिलचट्टा जिसको बोलते हैं, तो उसका ब्लड क्या होता है? उजला नहीं निकलता है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तथा वसा का उपचयन का नियंत्रण करता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। कौन करता है बताइएगा? तो कौन करता है? थायरोक्सिन। कौन करता है? थायरोक्सिन। जिसमें ये पाचन नहीं होता है उसका शरीर धीरे धीरे फूलने लगता है, इसीलिए उस रोग को बोलते हैं थायराइड। क्या बोलते हैं? थायराइड। अगला, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की? उपचयन, उष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन। बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन। तो आप लोग पढ़े हैं जिस अभिक्रिया में उष्मा का निष्कासन हो, जब आप सांस लेते हैं और जब सांस को छोड़ते हैं तो आपसे क्या निकलता है? उष्मा। क्या निकलता है? उष्मा। आप इसीलिए देखे हैं कि जो व्यक्ति मर जाता है उसका शरीर ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और जो व्यक्ति जिंदा रहता है उसका शरीर गर्म रहता है। तो यही वजह है। तो क्या होगा? उष्माक्षेपी। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट। अब आप लोग को मिलेंगे 50 से लेकर 100 तक, इसको 3 पार्ट में बांटेंगे। टोटल आपको 61 से 62 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगला दिन। जय हिंद दोस्त।